जो रहेंगे, भाई ट्रेड वॉर चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स इशूज़ चल रहे हैं, अगर थोड़े स्टेबल रहते हैं, जो सबसे ऑप्टिमम हमें एक सिनेरियो लगता है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड का जो आज प्राइस है इससे करीब 0 to 5% का और स्कोप है। ये हम सब जानते हैं कि जब कोई क्राइसिस होती है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं क्योंकि सेफ हेवन होता है। लेकिन एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन अगर आपकी गोल्ड में है, जो हमारा सजेशन रहता है 10 से 15% जो आपका पूरा पोर्टफोलियो है उसको अगर आप गोल्ड में डालें, किसी फॉर्म में डालें, तो आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। एक रेटिंग हुई थी जिसमें स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, तो एक हमारे भारतवर्ष की गृहिणी को वो अवार्ड दिया गया। क्या आप मानते हैं कि जो डिजिटल गोल्ड है या जो ये ETFs में जो ग्रोथ आप देख रहे हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? हाल ही के सालों में गोल्ड पर बहुत इनोवेशन हुई है। इन्वेस्टमेंट के जरिए से पेपरलेस गोल्ड आया है भारत में और एक बहुत बड़ी तेजी आई है उसके प्राइसेस में। मनी कनेक्ट में हम आपको उन एक्सपर्ट्स से मिलवाते हैं जो आपको एक बिग पिक्चर दे सकें, एक पर्सपेक्टिव दे सकें कि किस तरह से आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं सचिन जैन, जो रीजनल CEO इंडिया हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, लेकिन पूरा अपना करियर उन्होंने या तो डायमंड्स या लग्जरी के जो अलग स्पेसेस हैं, अलग कंपनीज हैं, उनमें बिताया और पिछले 4 साल से वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की कमान ले रखे हैं यहाँ इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। विवेक, थैंक यू सो मच। और जैसे आपने बोला कि सोना एक ऐसा पार्ट ऑफ अ सोशल फैब्रिक है। हाँ। और मैं अभी तक आपके शो में एक दर्शक की एक जरिए से देखता था, तो इट्स माय ऑनर टू बी हियर। सो थैंक यू विवेक कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और आई बी वेरी हैप्पी टू शेयर ऑल माय इनसाइट्स। आजकल बहुत कॉल्स आते होंगे आपको क्योंकि जिस तेजी से गोल्ड एक वन वे स्ट्रीट पे चल रहा है, सब लोग अब गोल्ड के एक्सपर्ट्स बन गए सोशल मीडिया पे। और तो कई बातें हैं आपसे करने की। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, डायमंड की दुनिया से गोल्ड में कैसे आ गया? वेल, आपने जैसे मेंशन किया, ये कोई मेरा बहुत प्लान्ड करियर नहीं था। ये मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि ऊपर वाले की एक मेहर थी, दैट थिंग्स जस्ट फेल इन प्लेस। तो मेरा जो करियर था वो प्रीमियम टू मिड सॉर्ट ऑफ लग्जरी ब्रांड्स के अराउंड रहा, स्टार्टिंग विद अपैरल, फिर वॉचेस, फिर एक स्पेनिश ब्रांड था पोर्सलिन का, उसको लेके। लेकिन उस पूरे दौरान में मैं इंडियन कंज्यूमर का एक चेंज देख पाया हूँ। हमारा मार्केट किस तरह से इवॉल्व हुआ। मेरा करियर शुरू हुआ था 99 में, और तब से एक होड़ थी कि भाई इंडिया में करियर नहीं बना पाते आप लग्जरी में और हाई एंड उसमें। तो एक तार से तार जुड़ता चला गया। एंड मेरा जो एक्सपोजर रहा वो एक इंडिया एज अ मार्केट, भारतवर्ष का एक मार्केट, जो हमारा कंज्यूमर है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ, हर सेगमेंट को लेके किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। और एक समय था कि जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, आप एक ग्लोबल स्तर पे 5वीं या 8वें उस पे आते थे कि अच्छा अगर फेयर है तो पहले 5 दिन निकल लीजिए, आखिरी दिन आइए। टू टुडे जो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि जब भी हम किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, और मेरा काम ये रिक्वायर करता है कि मैं काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म से इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, हमारी जो नीड है ग्लोबल स्तर पे वो एक बहुत फ़र्क तरह से है। सो आई फील वेरी प्लीज दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी। बट टुडे अगर हम आज के तौर पे भारत को वर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी ऑल आर वेरी लकी। हम चाहे अपना करियर बिल्डअप कर रहे हो, चाहे हम अपना काम बिल्डअप कर रहे हो, जो हमारे देश में हो रहा है वो बहुत यूनिक चीज़ है। और आपने मेंशन किया गोल्ड, जो एक हमारे तो नॉट जस्ट 10 years 20 years, हमारे तो सालों साल से गोल्ड हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अभी पीछे मैं कहीं पे था तो एक रेटिंग हुई थी जिसमें स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, तो एक हमारे भारतवर्ष की गृहिणी को वो अवार्ड दिया गया। अच्छा। कि हमारी भारतवर्ष की गृहिणी वॉज परहैप्स द मोस्ट स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर, जिन्होंने बहुत कण कण जोड़ते हुए अपना सोना अपने घर में रखा। उसकी एक वैल्यू, उसकी एक लिक्विडिटी, उसकी एक हेज, जितने भी हम साइंटिफिक टर्म्स बोलते हैं गोल्ड के दौरान,
वो एक सिंपल इंडियन हाउस होल्ड का डिसीजन वो सब पे खरा उतरा. So again, I'm very, very thankful that you've taken me on the platform, but also very thankful to the Almighty that I'm representing this magnificent gift of Mother Nature. और आपने कहा कि आप ऑलमाइटी को थैंक कर रहे हैं, और आपकी देखिए टाइमिंग कैसी रही कि जब से आप आए यहाँ पे तो गोल्ड ऐसे. Well, और आपके पे जब मैं रिसर्च कर रहा था, कुछ आपके पुराने इंटरव्यूज, इंफॉर्मेशन देख रहा था, डेटा देख रहा था जो आपने प्रेजेंट किया है पास्ट में, क्योंकि आज सबके मन में गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये तो अब सब पूरे भारतवासी जान गए. उसके कई फॉलआउट्स हैं, उस पॉजिटिव फॉलआउट्स हैं, उस पर बात करेंगे. लेकिन सबसे बड़ी जो क्वेश्चन है सबके माइंड में कि ये क्या प्राइसेस बढ़ते रहेंगे और क्या बस हो गया. और उसमें आपने दो चीज़ें कही अपने पुराने इंटरव्यूज में. एक आपने कहा कि फैक्ट तो ये हम सब जानते हैं कि जब कोई क्राइसिस होती है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं क्योंकि सेफ हेवन होता है. लेकिन एक और चीज़ आपने कही कि इस बार जो अलग है, एक तो है कि ये जो आधा संसार वॉर में लगा हुआ है, क्राइसिस चल रही है, कोई एक दिन में तो ख़त्म नहीं होने वाली. और दूसरी बात जो आपने कही थी कि इस बार कई सेंट्रल बैंक्स, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो हमारे खुद के आरबीआई हो, ने गोल्ड को स्टॉक अप करना इंक्रीज कर दिया. तो इससे डिमांड बढ़ गई तो जाहिर है कि प्राइसेस ऊपर गए. तो ट्रेंड जो है प्राइस का, मैं आपसे कोई लेवल नहीं मांग रहा, तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से आप माहौल देखते हैं और क्योंकि आपने देखा है क्या डिटरमिन करता है प्राइसेस को, जी, आपका क्या नजरिया है इसमें? तो विवेक जी, मैं आपको इस सवाल का जवाब दो भाग में देना चाहूँगा. एक कि 2025 में क्या एक लगता है, और एक मिड टू लॉन्ग टर्म में क्या लगता है. तो अगर आप 2025 में देखें तो जैसे आपने मेंशन किया कि कई सारे जो रीजंस हैं जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस में इम्पैक्ट होता है, मेरे हिसाब से वो आज के प्राइस में इंक्लूडेड है. जियोपॉलिटिक्स है, सेंट्रल बैंक बाइंग है, हेज है, लिक्विडिटी, एक ऑल ऑफ दैट. लेकिन हुआ क्या है कि एक जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर का एक इंटरेस्ट गोल्ड में था, वो आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण तरह से आगे बढ़ा हुआ है. ये हमारा एक चेंज हमने देखा. तो अगर आपको मैं तीन सिनेरियो सामने रखता हूँ 2025 के हिसाब से. पहला सिनेरियो ये है कि अगर जैसा आज की डेट में माहौल है, थिंग्स आर स्लाइटली मोर स्टेबल जो रहेंगे. भाई ट्रेड वॉर चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स इश्यूज चल रहे हैं, अगर थोड़े स्टेबल रहते हैं, जो सबसे ऑप्टिमम हमें एक सिनेरियो लगता है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड का जो आज प्राइस है इससे करीब 0 to 5% का और स्कोप है अगर एवरीथिंग स्टेबल. अब दो एक्सट्रीम के बारे में बात करते हैं. एक एक्सट्रीम के फिर वॉर भड़क जाए, ट्रेड वॉर कोई सॉल्व ना हो, बिल्कुल एक्सट्रीम दिस थिंग जो गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव है, जो मुझे लगता है सिनेरियो लेस प्रोबेबल है. उस दौरांतर में हमें लगता है करीब 7 से 10% का एप्रिसिएशन आना चाहिए. और एक तीसरा सिचुएशन ये है कि बिल्कुल पीस हो जाए और द वर्ल्ड गेट्स अप इन द मॉर्निंग नॉट वरिंग अबाउट व्हाट द लीडरशिप ऑफ यूएस विल से टुडे मॉर्निंग, राइट. सब कुछ शांति हो जाए, सब कुछ हो जाए, जो बहुत इम्प्रॉबेबल है. तो मुझे लगता है एक गोल्ड का प्राइस 10 से 12% नीचे भी आ सकता है. तो ये तीन सिनेरियोज हैं. लेकिन अगर आप तीन सिनेरियोज को देखें तो मुझे लगता है जो पहला सिनेरियो है, विच इज स्लाइटली मोर स्टेबल टू सम वॉर्स, सम कंफ्यूजन स्टिल गोइंग ऑन, उसके हिसाब से थोड़ा स्टेबिलिटी और बहुत से बहुत 0 to 5% का इंक्रीज हो सकता है. ये सिनेरियो थोड़ा प्रोबेबल ज़्यादा है. तो ये तो आपको 2025 में हुआ. अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, यू हैव टू, अगर आप देखें डी डॉलराइजेशन एक कॉन्वर्सेशन हो रही है कुछ समय से. सेंट्रल बैंक, जैसे आपने अपने उसमें मेंशन किया, हमारा एक सर्वे होता है जो हम सेंट्रल बैंक्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं, जो हमने अभी रिसेंटली पब्लिश किया है. उसमें चेंज ये हुआ है, पहले सेंट्रल बैंक हमें इंडिकेट करते थे कि हम आने वाले समय में गोल्ड का अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे कि नहीं. अब वो 5 से 10 साल का अपना व्यू दे रहे हैं. और मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग मार्केट्स एंड डेवलप्ड कंट्रीज आर टॉकिंग अबाउट कि हम स्पेसिफिकली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे. तो एक ये चीज़ बढ़ रही है. तीसरा, आप देखें कि गोल्ड का जो एक टेक्निकल यूसेज है, पर्टिकुलरली जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई अब बहुत यूनिक चीज़ नहीं रही है. मुझे लगता है अगले और कुछ समय में बड़ी डेमोक्रेटाइज के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जने के जीवन को टच करेगी. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चिप्स बन रही हैं
उसमें गोल्ड का यूसेज हो रहा है। तो एक इंडस्ट्रियल यूसेज हम क्वार्टर बाय क्वार्टर, तिमाही बाय तिमाही हम उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और लास्टली क्या हुआ है कि एक हमारा कॉन्वर्सेशन रहा है कि एज एन इन्वेस्टर, एज अ कंट्री, आप जैसे इंश्योरेंस फंड्स होते हैं या पेंशन फंड्स होते हैं, इन दोनों में ज़्यादातर, जैसे हमारे देश में तो अभी अलाउड ही नहीं है कि आप कमोडिटीज़ में और गोल्ड में लगा पाएँ पैसा। चाइना के साथ हम लोग काफ़ी समय से बात कर रहे थे और फरवरी में चाइना ने ये ओपन कर दिया है दैट उनका इंश्योरेंस सेक्टर, प्रोविडेंट फंड सेक्टर 1% गोल्ड में पैसा लगा सकता है। तो काफ़ी जो बाइंग हमने देखी चाइना में, वो उनकी कंजम्पशन थी और उनका 1% करीब 100 टन के ऊपर है। तो ये एक नया पिलर ऑफ कंजम्पशन मुझे लगता है अगले आने वाले समय में बढ़ेगा और एक आने वाला है। तो इन दिस पर्सपेक्टिव अगर आप लॉन्ग टर्म देखें गोल्ड के, और हमेशा मेरा कहना ये रहता है कि अगर आप बिल्कुल एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप एक हाउस होल्ड में हैं, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जैसे अगर आप बचत के तौर पे देखें, चाहे बहुत ही प्रोफाउंड आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, लेकिन एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन अगर आपकी गोल्ड में है, जो हमारा सजेशन रहता है 10 से 15% जो आपका पूरा पोर्टफोलियो है उसको अगर आप गोल्ड में डालें, किसी फॉर्म में डालें, तो आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। उसमें जब डिप्स आएंगे तो ये एक तरह से हेज करती है, और इस जरिए से हमें लगता है कि 10 से 15% लॉन्ग टर्म अगर आप अपना गोल्ड रखें तो गोल्ड काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की एक प्रभाविक शक्ति रखता है। आपने अपने एक प्रीवियस इंटरव्यू में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कही सचिन, वो कही आपने कि जो अर्बन इंडियंस हैं वो शायद गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट के दायरे से देखते हैं, लेकिन जो भारत का जो रूरल इंडिया है वो उसे एक सेविंग्स के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि अर्बन इंडिया में बहुत विकल्प हैं आपके पास। आप म्यूचुअल फंड पे जाइए, वहाँ से भी आप गोल्ड ले सकते हैं, ETFs ले लीजिए, ज्वेलर के पास चले जाइए, वहाँ सोना ले लीजिए, बैंक में पैसे रख लीजिए। लेकिन जो रूरल इंडिया है वो उनके लिए तो ये प्राइमरी सोर्स है, ना कि कोई FD या सेविंग। वो तो जैसे आपने कहा उदाहरण में कि थोड़ा 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 ले लेके जमाते रहते हैं। तो ये जो फर्क है, और अब क्योंकि रूरल इंडिया भी धीरे धीरे प्रोस्पेरिटी हो रही है वहाँ भी, तो ये ट्रेंड आप किस तरह से देखते हैं? और आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं काफ़ी आई एम वेरी इमोशनल अबाउट द फैक्ट कि एक तो जब आप अपने रूट्स की बात करते हैं और हमारे रूरल इंडिया की बात करते हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ जो मैं वहाँ देखता हूँ सरलता होती है, सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट, सिंप्लिसिटी ऑफ लिविंग। एंड ऐसा नहीं है कि उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कम है। अगर आप देखें कंजम्पशन जो रूरल इंडिया में है वो Tier 3 मार्केट, Tier 4 मार्केट से भी काफ़ी अट्रैक्ट होती है। अगर आप लुधियाना के पास देखें तो 100 किलोमीटर का दायरा लुधियाना से खरीदता है, तो एक अर्बन की कंजम्पशन भी उस पर डिपेंड करती है। लेकिन जैसे आपने बोला, हम लोग जब दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में रहते हैं और हम एक वित्तीय निवेशक हैं, तो हम कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट क्लास है। सो हम इसको कहते हैं रिटर्न कितना आया, इसका कंपेरेटिव क्या है, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, व्हिच इज द राइट थिंग, व्हाट रियली हैपेंड अराउंड इट, एंड हेंस वी कंपेयर इट कि इन्वेस्टमेंट क्लास में कैसे गोल्ड ऑपरेट कर रहा है, व्हिच इज राइट। अगर आप रूरल इंडिया में देखें, जो करीब 45% हमारी कंजम्पशन हमारे देश की रूरल इंडिया से आज भी आती है, उसमें जैसे मैं आप खुद बोले कि गोल्ड को एज अ सेविंग देखा जाता है। तो अगर आपके पास मानिए 5,000 रुपये पर मंथ का एक सेविंग का आपका एक लेवल है, तो आप बिना झिझक के उसको सेव करते जा रहे हैं। एक तो आपका जरिए कम है उस समय, और इसकी लिक्विडिटी और गोल्ड के जो सारे एसेट के जो स्तंभ हैं, जो पिलर्स हैं, विच इज़ के लिक्विड है, एक इट्स हेज फॉर रेनी डे, ऑल दोज थिंग्स, और ये आप अपने पास रखें तो उसकी एक दृढ़ता रहती है। उसको देखते हुए एक रूरल इंडिया की कंजम्पशन बड़ी सिंपल है। एक तो प्राइस एग्नोस्टिक है। तो अगर लास्ट ईयर ये सर्वे का हमने रिजल्ट देखा था, ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा, हमने कंज्यूमर सर्वे करा, और जब प्राइस ऑफ गोल्ड वाज गोइंग अप, हमने देखा कि रूरल इंडिया में रिसाइकलिंग बिल्कुल नहीं हो रही। एंड वो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट था कि भाई क्यों नहीं रिसाइकलिंग हो रही। अगर मानिए आपके पास एक एसेट है जो आज 100 है, मतलब परसों 100 था, 150 है, तो आपको नहीं लगेगा कि मैं लिक्विडेट करूं। और हमने जब उसे डीप में स्टडी किया, और हमने काफ़ी सारे ज़िलों में स्टडी किया ये, तो जो हम निकल के आया कंज्यूमर का सेंटिमेंट और रिलेशनशिप वॉज कि एक तो वो प्राइस एग्नोस्टिक हैं। तो अगर आज आपके पास 5,000 रुपये लगाने को हैं तो आप उतना ही लगा रहे हैं, लेकिन आप ऊपर नीचे इसलिए नहीं कर रहे कि प्राइस आज बढ़ गया है घट गया है, राइट। जो SIP है वो करते जा रहे हैं सालों से। और इसीलिए मेरा सोचना है कि जो हमारे देश की गृहिणी है वो सालों साल से सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर रही है,
और रूरल इंडिया में अगर आप देखें तो वो एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहा, और हमने देखा कि रिसाइकलिंग का परसेंटेज एट द हाइटेंड प्राइस ऑफ गोल्ड ड्रॉप कर गया, जो बहुत एक यूनिक चीज हमने देखी, क्योंकि हमेशा हिस्टोरिकली हमने देखा है जब भी प्राइस ऑफ गोल्ड बढ़ता है एक आदमी उसे बेचने के लिए बाजार में आता है, रूरल इंडिया भी आता है। एक तो ये चेंज था, और कुछ हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि गोल्ड लोन का जो एक नेटवर्क बना है जिससे आप अपनी ज्वेलरी अपने पास ही रख सकते हैं, वो आपकी रहेगी, लेकिन उसको एक तरह से मोनेटाइजेशन का जरिया मिल गया है, जिससे आप एग्रीकल्चर लोन, ट्रैक्टर लेना, खाद लेना, बीज लेना, वो चीज़ हो गई है। तो इसलिए एक अट्रैक्शन ऑफ गोल्ड सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मैं लेके उसको बैठ के प्रिजर्व करूं, बट उसका एक मोनेटाइजेशन भी एक रूरल इंडिया में काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हो रहा है। इनफैक्ट आपने कुछ डेटा भी दिया था अपने किसी एक इंटरव्यू में कि ऑलमोस्ट नियरली 77-80% इंक्रीज हो गया है लोन अगेंस्ट गोल्ड में। सर बिल्कुल, इसका मतलब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी समझ है बिल्कुल, कि मैं प्राइस बढ़ गए मैं लेवरेज कर सकता हूँ। प्लस मैं, क्योंकि मेरा एक इमोशनल कनेक्ट उस ज्वेलरी से, मैं उसको मैं लिक्विडेट नहीं कर रहा। हाँ। वो रखी है आपके पास, मेरा काम पूरा होने के बाद मैं उसे वापस ले लूंगा। तो इसलिए इस तरह से एक इकोसिस्टम बना हुआ है। इसमें करीब 7 से 8 लाख करोड़ का मार्केट ऑर्गेनाइज है, 7 से 8 लाख करोड़ का मार्केट अनऑर्गेनाइज है, जो हमारे को लगता है काफ़ी स्कोप है कि इसको एक रेगुलेशन आए, इसको और एक प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए तो ये काफ़ी बढ़ सकता है। और एक देश का जो मुद्दा हमेशा से रहा है कि गोल्ड घर में बैठा है तो उसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है, वो चेंज हो जाएगा। हाँ, तो क्या कुछ कर सकते हैं उसके साथ, ये और वो हो रहा है, और रूरल इंडिया में तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि वो गोल्ड जो आपके सालों साल से घर में पड़ा था वो आगे प्रोडक्टिव यूज में आ रहा है, लेकिन एज वी गेट मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट अराउंड इट, ये काफी अच्छे से आगे बढ़ने वाला है। जो फाइनेंशियल गोल्ड है जिसे कहते हैं, गोल्ड ETF कहते हैं, आपने उस पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहा। हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में करोड़ की बात करते हैं, आप टन्स की बात करते हैं। तो आपने कहा कि जो AUM है वो 40-41 टन से गोल्ड ETFs का बढ़ गया अब 53 टन। ये थोड़ा पुरानी होगी शायद, लेटेस्ट नंबर ज्यादा होगा। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए आप मेजर करने के लिए कि अगर 800 टन गोल्ड हम भारतवासी साल में कंज्यूम कर लेते हैं जी, तो अभी हम केवल उसमें से 53 टन या जो भी लेटेस्ट नंबर है वो हम फाइनेंशियली ओन कर रहे हैं। जी, मतलब हम इन्वेस्ट उसमें कर रहे हैं, वो बैक्ड है विद फिजिकल गोल्ड। अगर हमें चाहिए उस पर भी अगर आप बता दें, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर मैंने सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिया तो मुझे जब चाहिए तो सोना नहीं मिलेगा, जी, गोल्ड जी, नहीं मिलेगा। जी। तो फाइनेंशियल, और एक दूसरी चीज जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अब म्यूचुअल फंड्स की एक बहुत बड़ी पॉपुलर जो कैटेगरीज हो गई हैं वो है मल्टी एसेट एलोकेशन, जिसमें गोल्ड एक हिस्सा है, और कई हाइब्रिड फंड्स और भी किस्म के हैं जो अब नए नए आ रहे हैं, और जो ऑल्टरनेट्स क्लास है जो शायद थोड़ी हायर इनकम वालों के लिए, उसमें थोड़ी और खुली छूट है उनके लिए। तो इसको आप कैसे बढ़ता हुआ देखते हैं? तो विवेक जी, मेरे हिसाब से ETF जो एक प्रोडक्ट है जो जिस तरह से रेगुलेटेड है, जो इसकी जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, वो एक भारतवर्षीय को अभी नहीं मालूम है। एक अवेयरनेस बहुत अभी लो है। अगर आप देखें तो पूरे फाइनेंशियल कम्युनिटी में हर जना बात करता है ETF की, लेकिन आप एक कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट से बोले ETF, तो अभी बहुत लॉन्ग वे है कि हम उसको एक पॉपुलराइज कर पाएँ। अगर जैसे होता है ना कि अगर आप पास में जाके कुछ चीज़ चेंज कर पाएँ, तो अगर मेरे को दिया जाए एक मौका कि मैं पास में जाके क्या चेंज करूँ, तो मैं उसका नाम चेंज करूँगा पहले। ETF इतना हमने इतना डेंजरस नाम बना रखा है, हमें इसे सरल करना है। और इसकी जो क्वालिटी है कि जब भी आप कितनी भी वैल्यू गोल्ड लेते हैं वो फिजिकली बैक्ड होगा, वो एक वॉल्ट में रखा होगा, वो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है। तो मेरे हिसाब से एक अवेयरनेस का इशू, सेकेंडली इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, ये रेगुलराइज है, इसमें कोई आपको जैसे कोई ग्रे या कुछ इशू की बात नहीं है। तो ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं आगे नहीं आई हैं। जो आपने आंकड़े बताए, तो 1 जनवरी 2024 को हमारा AUM करीब 41 टन था। 1 जनवरी 2025 को ये बढ़ के 58 टन हुआ, 58.9 टन, एक्चुअली 59 टन, लगभग 60 टन। तो आप ये सोचिए, गोल्ड ETF जी, गोल्ड ETF का मैं बता रहा हूँ आपको। तो 18 टन अगर आपको लगे भारतवर्ष में तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 18 टन 41 टन के ऊपर बहुत बड़ी बात है। और आप उसे फास्ट फॉरवर्ड करिए 6 महीने उसके बाद, आज की रेट में करीब 70 टन टच करने वाला है। तो 12 टन 6 महीने में। तो ये मुझे लगता है एक ETF एक बिल्कुल कस्प पे है,
और ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट होएगा। अवेयरनेस की एक गैप है, एंड मुझे लगता है अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन, ये जो जैसे आपने मेंशन किया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, ये अब गोल्ड के ऊपर काफ़ी फोकस करके आगे बढ़ाएगी। हमने एक कैंपेन किया था, सिर्फ बॉम्बे में किया था, और हमें बहुत उसका स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला। और जो इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं कि आप जब चाहे इसे बेच सकते हैं, जब चाहे खरीद सकते हैं, 24 कैरेट प्योरिटी आपका रहेगा, आपको इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं और ये ग्रो करना चाहिए। द मोस्ट फंडामेंटल पॉइंट इज कि डिजिटल इंडिया और एक यंगर कंज्यूमर जिस तरह से एक लाइफ अपनी एक मोबाइल फोन पे रह के इज वेरी कंफर्टेबल। लाइक मुझे नहीं लगता कि मैं जब 15 साल 20 साल पहले आई वुड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल कि सारे मेरे एसेट्स एक मोबाइल फोन के स्क्रीन पे रहें। मैं तो आज भी नहीं हूँ। हम आज भी नहीं, आप होंगे, मैं बिल्कुल तो ठीक आज बात है, भी बिल्कुल नहीं ठीक बात है। हूँ। लेकिन बट जो आज young की India जनरेशन बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, एंड इट्स अ जर्नी टू ट्रैवल। यू सी, आप देखिए एक नॉर्मल इंसान से देखिए कि आपके पास पहले एक सोना कुछ रखा है, एक पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है उससे, आपके घर की तिजोरी में रखा है या बिस्तर के नीचे रखा है, उसको बैठे हैं, एक शांति है। एंड टू आस्क दैट इंडियन कि यू ट्रैवल ऑल द वे, कि समथिंग ऑन योर फोन विल टेल यू ऑल योर एसेट्स है, इज अ जर्नी। एंड हर जना अपने हिसाब से उसमें जर्नी में चल रहा है। लेकिन जो फंडामेंटल फैक्ट है कि 31 दिसंबर 2024 को 72% हमारे भारतवर्षीय वर मिलेनियल और यंगर, ये रियलिटी है। और आगे की ग्रोथ जो होनी है इन्हीं लोगों से होनी है, और इनका जो रिलेशनशिप विद डिजिटल इंडिया, विद डिजिटाइज्ड वे ऑफ लाइफ इज अ वेरी डिफरेंट चैप्टर। सो मेरा सोचना ये है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ETF है, जैसे डिजिटल गोल्ड है, जो आज की डेट में रेगुलराइज नहीं है बट उस पर काम चल रहा है, और कई सारे नए प्रोडक्ट्स ऐसे आएंगे कि कंज्यूमर विल बी वेरी कंफर्टेबल कि एक रेगुलराइज फ्रेमवर्क के अंदर एक गोल्ड की ओनरशिप नए तौर से आए। और काफ़ी काम, और एज अ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हम लोग काफ़ी काम ऐसा कर रहे हैं जिससे, क्योंकि गोल्ड में काफ़ी इश्यूज भी हैं। एक तरह से गोल्ड थोड़ा, आप किसी इन्वेस्टर से पूछें, थोड़ा ओपेक लगता है। कई लोग समझते हैं कि भाई मैं क्यों लगाऊं इसमें, पता ही नहीं क्या हो रहा है। कोई कह रहा है 99.5% प्योरिटी, कोई बोल रहा है 999 प्योरिटी। सो दिस इज अ लॉट ऑफ नॉमेनक्लेचर विच कंफ्यूजेस एन इन्वेस्टर, और हम लोग काफ़ी काम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि पूरी ट्रेसिबिलिटी हम गोल्ड की दे पाएं कि किस माइन से है, रिस्पॉन्सिबली सोर्स्ड है, ये ऑथेंटिक है। कि जब हम कहते हैं कि ये इसकी प्योरिटी 24 कैरेट है तो 24 कैरेट है। हम इस पे काम कर रहे हैं कि ये एक्सेसिबल हो 24/7 365 डेज। क्योंकि क्या होता है कि आज के डेट में अगर आप गोल्ड है तो मार्केट बंद हो गया, दुकान बंद हो गई, तो एक इज एज अ इन्वेस्टमेंट क्लास इट इज़ नॉट एज कंटेम्प्रेरी और एज दिस थिंग, बट उसे काम हो रहा है। एंड थर्डली इट इज़ फंजिबल। फंजिबिलिटी से मतलब ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर हो सके, एक देश से दूसरे देश को हो सके, तो इस पर काम काफ़ी चल रहे हैं। तो मेरे को ये सोचना है कि अगर 3 से 4 साल के अंदर आप देखेंगे कि गोल्ड का जो चेंज आया है टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कंज्यूमर का चेंज आ रहा है, उसको परफेक्ट मैचिंग करके हम एक प्रोडक्ट दे पाएंगे जिससे कंज्यूमर विल बी वेरी कंफर्टेबल टू ओन गोल्ड इन अ डिजिटल फॉर्मेट। और साथ के साथ रेगुलेशन भी आएगा तो इट बी वेरी ट्रांसपेरेंट। और इसमें आप म्यूचुअल फंड्स का क्या रोल देखते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखता हूँ मैं इसमें। जैसे ETF जैसे हमने मेंशन किया, मुझे लगता है कि जैसे म्यूचुअल फंड को जो ऑन द स्ट्रीट लाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है एम्फी, उन्होंने काम किया, बहुत महत्वपूर्ण एक उन्होंने काम किया कि म्यूचुअल फंड सही को इतना सिंप्लीफाई कर दिया। मेरा सोचना ये है कि गोल्ड के जो ETF हैं, गोल्ड के इस तरह के प्रोडक्ट होंगे, इनको भी वो एक मौका देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और एक नॉर्मल इंसान के लिए और एक नॉर्मल भारतीय वर्षी के लिए ये ऑन द स्ट्रीट लाया जाएगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा है पिछले 18 महीने में पर्टिकुलरली, जो फैमिली ऑफिसेज हैं जो विच आर फोकस्ड ऑन वेरी मैनेजिंग लार्ज वेल्थ, वो जेन्युइनली अपने एक परसीव्ड, एक होता था कि हमारे पास गोल्ड है लेकिन 1% है कि 5% है कि क्या है पता नहीं था। आज की डेट में देख रहा हूँ कि उनका एक अटेम्प्ट है कि 10 से 15% डिजिटलाइज वे में वो ओनरशिप करना चाह रहे हैं, और डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है। तो जो रेगुलेशंस है वो आप मानते हैं कि हो जाएंगी? 100% काफ़ी काम इस पे हो रहा है। और एक हमारी जो काफ़ी क्लोजली हम सरकार के साथ कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, और जो लीडरशिप हमारे देश को भी चला रही है, आई थिंक दे आर वेरी प्रो बिजनेस, दे आर वेरी प्रो व्हाट इज़ गुड फॉर द कंट्री। हमने देखा है कि कई समय, जैसे कोविड का मैं एग्जांपल दूंगा, कई ऐसे देश थे जो काफ़ी स्ट्रगल करे, हमारे देश में इम्पैक्ट आया, लेकिन क्योंकि हमारे पास गोल्ड की ओनरशिप थी तो लिक्विडेशन और एक जैसे कहते हैं जिसको कैश चाहिए था उसे मिल पाया। कई सारे देश ऐसे नहीं कर पाए। तो एक सरकार ये समझती है, चाहे एक तरह से हम बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे को प्रॉब्लम आती है,
बट एक तरह से समझती है कि गोल्ड अगर देश में आया है तो उसकी एक दृढ़ता, उसकी एक स्टेबिलिटी वो पूरे देश में हर लेवल में लेके आती है। एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने अपना व्यू उस पे जाहिर किया था कि भारत को अब केवल, क्योंकि फैक्ट ये है कि आई थिंक ऑलमोस्ट 100% ये गोल्ड सब इंपोर्ट ही होता है जी। और क्योंकि इंपोर्ट होता है तो ऑब्वियसली भारत की जो माइक्रो इकोनॉमी है उस पर उसका प्रेशर पड़ता है, बैलेंस पर। लेकिन आपने कहा कि अब हमें एक सिर्फ कंज्यूमर की बजाय जो ये गोल्ड आ रहा है इसके साथ हम क्या इनोवेशन करके, क्योंकि ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स भारत ने बहुत अच्छे किए जी। और जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता रहा वो आपसे बेहतर कौन जानता है। ब्लिंग ज्वेलरी आई, मैं एक बार एक एसएमई को मिलने गया था, उन्होंने दिखाया देखिए हम ब्लिंग ज्वेलरी बना रहे हैं। तो जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेंड बदले भारत में भी इस सेक्टर में बहुत बढ़त देखी जी। लेकिन कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमें इसे कम करना है, इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। इस पे आपकी क्या राय है कि हम कैसे एज अ कंट्री इंपोर्ट तो कर रहे हैं, उसका लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम उसे कैसे जी। इनोवेशन जो आपने बात की कि हम गोल्ड इनोवेटर बने, जी। ये कैसे हो सकता है? विनय जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इसके कई सारे पहलू हैं इस एक सवाल में। पहली चीज़ ये है कि हमारा एक और 3-4 चीज़ें मैं सप्लाई के साइड में बोलना चाहूँगा आपको। पहली चीज़ ये है कि हमारे देश में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ माइनिंग गोल्ड और हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है स्वर्णिम उड़ान 2047। अच्छा, जैसे आपको मालूम है, आप जहाँ भी जाएँ आज की डेट में, आत्मनिर्भर हमारे भारत, एक डेस्टिनेशन हमारे रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर ने रखी है विकसित सामने। भारत। तो हर जना विकसित भारत 2047 की बात करता है। काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता कम है, लेकिन हर जना बात तो कर रहा है। हाँ, जब मैंने ये सुना, हम लोग नीति आयोग पे गए और हमने कहा कि जी अगर 2047 में इंडिया की इकोनॉमिक साइज $24 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन हो सकती है, तो उसमें गोल्ड का रोल क्या है, ये डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने हमें टास्क दिया कि आप बताइए कि गोल्ड का क्या रोल होना चाहिए। तो हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम वर्ल्ड के कम से कम 15 टॉप फ्यूचरिस्ट से डिस्कस कर रहे हैं कि वेयर इज द वर्ल्ड गोइंग। हम लोग पूरी इंडस्ट्री से अलाइन कर रहे हैं और हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अलाइन करके, और हमारा सोचना है कि अक्टूबर में हम वो एक रिपोर्ट जाहिर करेंगे जिसमें क्लियर आर्टिकुलेशन होगी कि अगर 2047 में हिंदुस्तान और भारतवर्ष इस मौकाम पे पहुंचेगा तो उसमें गोल्ड का रोल क्या है, एंड गोल्ड का रोल माइलस्टोन वाइज 2040 में क्या है, 2035 में क्या है, 2030 में क्या है, और आज क्या करना पड़ेगा। और उसमें एक हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है माइनिंग को लेके। और माइनिंग में हमारा सोचना है कि कुछ रेगुलेराइजेशन में चेंज होना चाहिए। जिस तरह एक्सप्लोरेशन होती है वो चेंजेस चाहिए, टेक्नोलॉजी का चेंज चाहिए जो एज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हमारे पास एक्सेस है और हम भारत सरकार के साथ काम करेंगे उसको लेके। तो हमारा सोचना ये है कि करीब 20 से 22% की जो गोल्ड कंजम्पशन हमारी है वो हमारे अपने गोल्ड से आएगी, एक पॉसिबिलिटी है। तो एक तो ये स्तंभ है। सेकंड स्तंभ ये है कि जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, क्योंकि हमें पता है कि करीब 25,000 से 30,000 टन मिनिमम हमारे क्या कहते हैं घरों में पड़ा है गोल्ड। तो इसको किस तरह से सिस्टम में लाया जाए, और इसमें हमने डीपर एनालिसिस करी कि एक तो ज्वेलरी होती है कि ज्वेलरी भाई मेरे घराने की ज्वेलरी है या मेरी दादी की ज्वेलरी है, तो उससे एक इमोशनल कनेक्ट है। लेकिन हमने ये रियलाइज़ करा कि करीब 6,000 से 7,000 टन सिर्फ गोल्ड कॉइन में और बार में पड़ा है, जो आदमी अपने दिमाग में फाइनेंशियल की तरह रख रहा है। उसका इमोशन कम है लेकिन फाइनेंशियलाइजेशन। तो हमारा एक पेपर हम लोग सरकार के साथ काम कर रहे हैं जिसमें हमारे रिकमेंडेशंस काफ़ी क्लियर हैं कि टेक्नोलॉजी के द्वारा, और सिर्फ अगर हम फोकस गोल्ड बार और कॉइन को लेके आएँ तो एक इम्पैक्ट ऑफ कि हमारा जो अपना गोल्ड है वो सिस्टमैटिक वे में आ जाएगा, विच इज़ इन्वेस्टमेंट ओनली, नॉट ज्वेलरी। सो एक ये चेंज है। तीसरा, जैसे टेम्पल ट्रस्ट है, टेम्पल ट्रस्ट में कई सारे आंकड़े हैं, किसे पता है कि कितना गोल्ड पड़ा है। और हमारा एक वो भी अटेम्प्ट है कि हम गोल्ड टेम्पल ट्रस्ट को लेके कैसे भारतवर्ष को एक टूरिज्म सेंटर बनाएं गोल्ड का, कि हर बड़े टेम्पल के बाहर एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम गोल्ड का लेके, टेम्पल का लेके वहाँ पे हो, जिससे एक टूरिज्म बढ़ेगी, एक वो गोल्ड बाहर आएगा, किस तरह से उसको हम कंज्यूमर के सामने रख पाएँ, एक ब्रिज बना पाएँ कि अगर मैं मानिए सिद्धिविनायक से एक ब्लेस्ड अपने घर में, अपने मंदिर में कुछ रखना चाहूँ तो आप ले रख सकते हैं। तो इस तरह का काम भी चल रहा है। ये तो हुआ इंटरनल। अगर आप देखिए कि हम जो 800 टन इंपोर्ट करते हैं, करीब हम 100 टन एक्सपोर्ट करते हैं।
आज की डेट में जो एक वो कॉन्वर्सेशन चल रही है ट्रेड वॉर की, हमारा सोचना ये है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है और वी कैन बिकम द ज्वेलर टू द वर्ल्ड। और इस पर काफ़ी काम हम लोग जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और काफ़ी लीडिंग लोगों के साथ कर रहे हैं, जिससे कि हम सिर्फ अपने इंडियन डायस्पोरा को एक्सपोर्ट ना करें, हम ब्राज़ील में ब्राज़ीलियंस के लिए करें, हम अमेरिका में अमेरिकन्स के लिए करें, और जहाँ सारे संसार में जहाँ और मार्केट से इंपोर्ट हो रहा था, वी हैव अ वेरी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। ऑलमोस्ट जैसे कि मेरा कहना है कि रेड कार्पेट हमारे सामने है कि ये अपॉर्चुनिटी को हमें एक्सरसाइज करना पड़ा। और मेरे को 100% बिलीफ है कमिंग फ्रॉम द डायमंड वर्ल्ड, वेयर जहाँ पे 15 में से 14 डायमंड हिंदुस्तान आते हैं कटिंग, पॉलिशिंग, ट्रेडिंग के लिए। गोल्ड में हम लोग बहुत छोटा अभी हमारा शेयर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि हम एक ज्वेलर टू द वर्ल्ड बन पाएंगे। और लास्टली मुझे लगता है कि जैसे हमारे देश में गोल्ड कॉइन्स की एक परंपरा है, हमारे जैसे दिवाली पे दिया जाता है, अच्छे ओकेजन दिया जाता है, घर में आपके कोई एक नया मेंबर आया तो उससे दिया जाता है, शादी पे दिया जाता है। लेकिन एक पैट्रियोटिज्म, अगर आप देखें सिर्फ पैट्रियोटिज्म आज के देश में कोई, और मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, आज टू फील एन इंडियन आई फील मोर प्राउड, द यंगर जनरेशन फील्स मोर प्राउड एंड कॉन्फिडेंट दैट आई एम फ्रॉम इंडिया। और अगर हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि किस तरह से हम एक इंडियन गोल्ड कॉइन को रिवाइव करें, एक कलेक्टिबल बनाएं, जिससे कि एनआरआईज ओवरसीज उसको ओन कर पाएं, जो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े और एक उनकी एक पैट्रियोटिक फीलिंग भी हम लोग सेटिस्फाई कर पाएं। तो कई सारे इन पे काम चल रहा है, जिससे कि हम एक तो अपना जो हमारे भारतवर्ष में गोल्ड है उसको सिस्टम में कैसे ला पाएं, और सेकेंडली हाउ कैन वी बिकम अ सेंटर फॉर बीइंग द ज्वेलर टू द वर्ल्ड। तो इन दोनों तीनों चीज़ों में काम चल रहा है। लेकिन मेरा सोचना ये है कि 2047 तो काफ़ी आगे की डेस्टिनेशन है, बट हम लोग नॉट जस्ट द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, बट वी विल बिकमिंग मोर एंड मोर द सेंटर ऑफ द गोल्ड मार्केट। आज की डेट में हम क्यों नहीं हो पाते? हम एक डिस्कशन काफ़ी इस फाइनेंशियल मार्केट में रहता है कि इंडिया इज़ अ प्राइस टेकर और हम प्राइस मेकर नहीं हुए। और वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि दो चीज़ें हमारे कंजम्पशन मिसिंग है। एक तो माइनिंग हमारे मिसिंग है, जो धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है, लेकिन सेकेंडली बैंकिंग जो सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत लिमिटेड है आज की डेट में। तो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स को, बैंकिंग सेक्टर को ओपन कर पाएँ, जो हमारी काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस सरकार के साथ चल रही हैं, तो एक इंडिया का महत्व पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में गोल्ड में बढ़ेगा, एंड वी विल सून मूव टुवर्ड्स बिकमिंग अ प्राइस मेकर एंड नॉट जस्ट अ प्राइस टेकर। एक जो एफर्ट सरकार ने किया था वो था ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो किए, लेकिन अब थोड़ा वो फिजल आउट ही लग रहा है इससे। जैसे 2-3 सीरीज की, लेकिन अब बात नहीं उसकी ज़्यादा सुनते। उसका भी इंटेंशन यही था जो आप कह रहे हैं कि जो सोना अंदर पड़ा है लोगों के घर में, उसको हम कैसे एक मोनेटाइज करके फाइनेंशियल एसेट बना लें। क्या आप मानते हैं कि जो डिजिटल गोल्ड है या जो ये ETFs में जो ग्रोथ आप देख रहे हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? मैं 70% सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्रेसिवली देखना पड़ेगा इन्हें। जैसे आपने मेंशन किया, तो आप शायद गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात कर रहे हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, वो दो अलग चीज़ें हैं। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन में क्या हुआ विवेक, हमने काफ़ी स्टडी किया, हम कंज्यूमर्स के भी काफ़ी सर्वे में हमेशा लेके आते हैं कि क्यों ये स्कीम नहीं वर्क करी। पहली चीज़ थी कि अवेयरनेस काफ़ी इसकी लो थी, तो इसको पॉपुलराइज नहीं किया गया, और इसके कि हर एक भारतीय वर्ष को नहीं मालूम कि वो अपना गोल्ड मोनेटाइज कर सकता है। सिर्फ इसका डर नहीं है कि मैं इनकम टैक्स वाले क्या पूछेंगे और सवाल क्या आएंगे, लेकिन एक अवेयरनेस भी काफ़ी कम थी। सेकेंडली, ये जो जिस तरह से ये स्कीम बनाई गई थी वो थोड़ी टीडियस थी। उसमें क्या था कि बैंक के अलॉटेड सेंटर्स थे हर शहर में। तो मानिए आप पूरे बॉम्बे जैसे शहर में अगर आप 2 सेंटर्स हैं, तो आपको एक तरफ 10-15 किलोमीटर आना पड़ा, फिर आप बैंक में जाइए, वहाँ पे आपको रिफाइनरी जो करीब 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ का आपको अपॉइंटमेंट मिलता है और आप वहाँ लेके जाएं। एक तो वैसे ही आप ज्वेलरी देते हुए घबरा रहे हैं, आपका इमोशनल बैगेज है, और वो देने के बाद 21 दिन बाद आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, उसमें कितना रियल गोल्ड है। तो ये थोड़ा टीडियस भी एक रहा, और हमारा सोल्यूशन ये है, हमारा सजेशन ये है कि टेक्नोलॉजी टुडे विल सॉल्व इट। आपको मैं बताना चाहूँगा, चाइना में फॉर एग्जाम्पल एक गोल्ड की मशीन बनी है, गोल्ड ATM की टाइप की, जिसमें एक तरफ आप अपनी ज्वेलरी रखिए, विदिन 30 सेकेंड वो XRF करके बता देती है आपको कि उसमें प्योरिटी कितनी है। आपका 2 ऑप्शन है कि आप निकाल लीजिए अपनी ज्वेलरी बाहर, या फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, जो 100 ग्राम तक की ज्वेलरी वो 19 मिनट में आपके सामने मेल्ट करती है,
और वो कन्वर्ट कर देती है सोने के नगेट्स में। आपको 3 ऑप्शन देती है, या तो अपने नगेट ले जाइए अपने घर, सेकेंडली आपका पैसा स्ट्रेट आपके बैंक में ट्रांसफर, और थर्डली उस पूरे एटीएम में करीब 300 पीस ऑफ ज्वेलरी नए लगे हुए हैं, तो आप उसको वेंट कर लीजिए, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी की अगर हम उसमें सोल्यूशन देखें तो काफ़ी नेक्स्ट फेज ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ज़रूर आएगी, और टेक्नोलॉजी के द्वारा ये भारतीय के लिए सिंप्लीफाइड आएगी, और मुझे लगता है उससे एक ओपननेस टू गिव आउट गोल्ड और व्हाटएवर बढ़ेगा। और ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, इन पर आपकी क्या राय है? सो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तो सरकार ने बंद कर दिए हैं, और मैं जब हिस्टोरिकली देख रहा था कि हमारे रिकमेंडेशंस एज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या थे, ये एक कंज्यूमर के लिए और एक भारतवर्षी के लिए बहुत अच्छी स्कीम थी कि आपने गोल्ड में पैसा लगा दिया, गवर्नमेंट का प्रॉमिस है तो फिजिकल गोल्ड नहीं आया, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, आपको टैक्सेशन बेनिफिट भी था, लेकिन 8 साल का लॉक इन था जिसमें आप उसके बाद दिखा सकते हैं। लेकिन हमारी जो रिकमेंडेशंस थी पहले भी, वो ये थी कि आप इसको अगर फिजिकली बैक बाय गोल्ड करें तो आपका कभी रिस्क नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या है कि 8 साल पहले जो गोल्ड की वैल्यू थी और आज की जो वैल्यू है, वो सरकार तो ऑफकोर्स जैसे हमारी सरकार है वो अपने प्रॉमिस के ऊपर बिल्कुल खरी उतरेगी, लेकिन कंज्यूमर का तो बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है, लेकिन इट्स बीन अ बिग ब्लैक होल इन द बैलेंस शीट ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए इट्स बीन स्टॉप्ड, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी लॉजिकल स्टेप। बट इसे अगर रिन्यू करना चाहें तो गोल्ड बैक्ड करके, गोल्ड बैक करके आपका रिस्क एकदम फिनिश है, एंड आई एम श्योर काफी अकम्प्लिश्ड लोग इसके बारे में अब एनालिसिस कर रहे होंगे, एंड मे बी इट्स ऑन द एनुअल, हु नोज। बट आई थिंक फॉर अ कंज्यूमर इट इज अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, फॉर द प्रोवाइडर व्हिच इज द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट इन दिस केस, उनके लिए ये काफी एक तरह से इट्स टर्न्ड आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन हमसे बात करने के लिए। आपने इतनी अच्छी तरह से सिंपल तरीके से सब कुछ समझा दिया हमको गोल्ड के बारे में। ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो भारतवासियों को, जैसे आपने समझाया, हमेशा ही इंटरेस्ट करता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बार बार यहाँ आऊँगा। बहुत ऑफन नहीं आऊँगा लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रेंड्स इसमें बन रहे हैं और इतनी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ एक बार फिर आपसे। विवेक जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड जैसे आपने बोला सरलता से आपने भी सवाल पूछे तो बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सचिन। तो ये था ये एपिसोड गोल्ड पे, मनी कनेक्ट में आज हमने ये समझा कि आगे चलकर गोल्ड के जो विकल्प हैं, किस तरह से आप उनमें निवेश कर सकते हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी आ सकती है जिससे कि आप अपना निवेश गोल्ड में ठीक तरह से कर सकते हैं। कई इनोवेशंस भी हैं, वो भी आएंगी, लेकिन जो ETF जो हैं, गोल्ड ETFs, वो बढ़ते जा रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस पर भी हमने एक बहुत ही अच्छी एनालिसिस सुनी सचिन से। हमेशा की तरह सोच समझ कर निवेश करिएगा, और ये इन्वेस्ट एजुकेशन की एक हमारी प्रतिक्रिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मनी कनेक्ट का ये एपिसोड देखा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.